गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि मैं आज का जो टॉपिक लेके आए हैं ये आपके समझ में ज़रूर आएगा। फुल प्रयास करेंगे। हम आपकी खुशी चाहते हैं, आपका सिलेक्शन चाहते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्हें डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मित्र JRF, UGC नेट, PhD एंड SSC, UPSC इस लेवल की तैयारी करते हैं, UPSC लेवल वालों के लिए आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आज का हम बताते हैं आपके लिए आज हमारा टॉपिक क्या है। आज वो डेट तो नहीं है, लेकिन ये टॉपिक क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है। अभी यहाँ तक पहुँचने का हमारे वीडियो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन हमें ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को प्रीवियस समझ में आने लगे। अधिकांशतः बताया जाता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, गोलकनाथ का मामला, आरसी कूपर का मामला, माधवराव सिंधिया का मामला। क्या है ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज? तो इस पर हम बात करेंगे आज। वो डेट, इस डेट को रेड हिस्ट्री में लिखा गया 24 अप्रैल 1973। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम योगदान देती है। इस डेट को हुआ क्या, इतनी बड़ी बात क्या हो गई जो इस डेट की इतनी वैल्यू बढ़ा देगी? तो इस डेट की वैल्यू इसलिए बढ़ाई गई मित्रों, एक तो भारत के क्रिकेट के भगवान, भारतीय क्रिकेट के विधाता सचिन तेंदुलकर जी, इनका बर्थडे है। तेंदुलकर जी का जन्मदिन है इस दिन। किसका? तेंदुलकर जी का। सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस बर्थडे है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था इसी दिन लागू की गई थी। ग्राम प्रधान जो बनते हैं, जो पंचायतों का पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, वो इसी दिन लागू की गई थी। पंचायती राज लागू हुआ था, पंचायती राज लागू हुआ। तीसरा, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज का निर्णय आया था इस दिन। केरल राज्य का निर्णय इस दिन आया था, इसलिए ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में ये डेट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इतनी महत्वपूर्ण तीन कारणों से है मित्रों। एक तो भारत के क्रिकेट की दुनिया में भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, इसलिए। दूसरा, पंचायती राज लागू हुआ था। अब आप कुछ बच्चे जो डीपी की तैयारी करते होंगे, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, आर्मी के, कुछ होते हैं भी बच्चे, वो कहेंगे ये पंचायती राज क्या है? ग्राम प्रधान का चुनाव जानते हैं, वो पंचायती राज के अंतर्गत आता है। पंचायती राज लागू हुआ था इसी डेट को,
तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय इस दिन दिया गया था। आप कहेंगे सर ठीक है, अब हम आपको एनालाइज करते हैं। आप इन चीज़ों को छोड़ के इस डेट को लगभग संविधान में मूल रूप से संविधान के आर्टिकल में संशोधन कर दिया गया। अब वो कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन कर दिया गया? देखिए मित्रों, 24वां आर्टिकल, 24वां आरटी लिखते हैं, आर्टिकल 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या आर्टिकल गलत बोल दिया? ये संविधान संशोधन हुए थे। 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन हुआ था। अब संविधान संशोधन तो हुए, लेकिन ये संविधान संशोधन क्यों हुए इसके बारे में बात करेंगे। नवी अनुसूची भी जोड़ी गई। जब हमारा मूल संविधान बना था तो संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, अब 12 हैं। 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। आर्टिकल में संशोधन हुए, वो जुड़ते गए। उनको अगर देखा जाए तो लगभग 476 के समथिंग है। 395 वैसे मूल रूप से 395 ही कहा जाएगा, लेकिन टॉपिक क्या है, ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, किस लिए किया? सबसे पहला तो मामला 1991 में ही आ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सीआर कूपर मामले में इन्होंने सरकार ने एक कानून बनाया और पहला 1991 में ही संशोधन आ गया। लेकिन ये इतना अहम नहीं रखता है, अहम रखती है आगे की बात कि मामला यहां से यहां पहुंचा कैसे। आपको पता होगा ये आर्टिकल नहीं है, ये संविधान संशोधन है। संविधानों में संशोधन हुए थे। ये उस समय इंदिरा सरकार थी 1967 में, 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब पंजाब के दो भाई थे और एक भूमि सुधार कानून बनाया गया। उस समय पंजाब सरकार ने एक भूमि सुधार कानून बनाया और भूमि सुधार कानून के अंतर्गत एक ऐसा कानून बनाया और उसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के पास 30 या 40 एकड़ से ज़्यादा संपत्ति या जमीन नहीं होना चाहिए। और यदि है तो उसे सरकार अपने कब्जे में लेके भूमिहीनों में बांट दे। ये एक कानून बनाया था पंजाब की सरकार ने। तो पंजाब के रहने वाले दो भाई थे, एक हेनरी गोलकनाथ, दूसरे विलियम गोलकनाथ। दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ दूसरे भाई का नाम था
विलियम गोलकनाथ, विलियम गोलकनाथ। ये दो भाइयों के पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी, 500 एकड़ जमीन थी। जब ये कानून आया तो ये हिल गई। अरे भाई, हमारी संपत्ति, उस समय संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में, इस आर्टिकल 31 में एक कर ये था कि संपत्ति का अधिकार था। उस समय जमींदारी प्रथा थी, जो कि अब हटा दी गई है। मौलिक कर्तव्य में मूल अधिकारों में से भी हटा दिया गया है। 7वां था, अब 6 रह गए। उसमें संपत्ति का अधिकार के लिए खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था तो जे गोलकनाथ भाई भाइयों की सरकार, आप समझ रहे हो कहाँ है भाई भाइयों की सरकार? भाई भाइयों की सरकार आपकी श्रीलंका में है। बड़ा भाई राष्ट्रपति है, छोटा भाई प्रधानमंत्री है, भाई भाइयों की सरकार। लेकिन ये भी दो भाई भाई थे। ये हमने इसलिए बता दिया, जीके पढ़ा रहे हैं, आपका पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो जीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो श्रीलंका की नई जो कैपिटल बनी है वो आप लोग बताएं कहाँ है? मैं बताता हूँ, जयवर्धनेपुरम श्रीलंका की है। लेकिन भाई भाई के नाम से भाई भाइयों की सरकार याद आ गई। अब बात करते हैं हम, इनने जो 500 एकड़ जमीन का मामला हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ ने जाके कोर्ट में चैलेंज किया। और ये पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे। कहाँ के? क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, ये कहाँ के रहने वाले? ये जालंधर के रहने वाले थे। स्टेट कोर्ट जो इनका जो हाई कोर्ट होता है, वहाँ इन्होंने सरकार को चैलेंज किया और ये मुकदमा हार गए गोलकनाथ भाई। लेकिन ये चुप नहीं बैठे, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि ऐसे कोई किसी की संपत्ति को कैसे हड़प लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठी। 11 न्यायाधीशों की बेंच ने 11 न्यायाधीशों की बेंच ने एक जजमेंट सुनाया और मुकदमा गोलकनाथ भाइयों के पक्ष में आया। सरकार मुकदमा हार गई। मुकदमा जो था वो गोलकनाथ जी के पक्ष में आया। 11 न्यायाधीशों की बेंच बनी। न्यायाधीशों की पीठ बैठी, पीठ बनाई गई और ये जो फैसला आया वो 6 और 5 में आया। अब आप कहेंगे सर 6:5 क्या है? ये तो आप मैथ में पहुंच गए। 6:5, 6 पक्ष में थे जज, ये पक्ष के जज थे और पक्ष के, और ये 5 विपक्ष में थे। ये गोलकनाथ के विचार को रख रहे थे और ये सरकार के मत में सहमत थे। लेकिन जिधर बहुमत होता है उधर ही जीता जाता है। मुकदमा कौन जीत गया? गोलकनाथ बंधु। और कहा, सरकार के लिए झटका दिया गया कि आप किसी की संपत्ति को नहीं छीन सकते, आप किसी की संपत्ति को इस तरह से नहीं छीन सकते। अब इस पे क्वेश्चन ये उठता है, जब ये गोलकनाथ वाला मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश के बारे में, चीफ जस्टिस के बाद मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश कौन थे? कौन थे दोस्तों? उस समय जो इन जजमेंट दिया था उस समय सुब्बा राव, के सुब्बा राव सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। के सुब्बा राव, सुब्बा राव ये मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने फैसला सुनाया। गोलकनाथ बंधु मुकदमा जीत गए, सरकार मुकदमा हार गई। सरकार के लिए एक झटका ये लगा। इसके बाद में मामला आता है सीआर कूपर। इसके बाद में उस समय की सरकार राजा महाराजाओं को पेंशन दिया करती थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाया और कानून बना के पेश किया और वो सदन में लागू कर दिया। लेकिन उस समय माधवराव सिंधिया, जिनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके पिता और सीआर कूपर, ये मामला इसलिए दिया गया कि राजा महाराजाओं की पेंशन रोक दी जाए। फिर बेंच बैठी और सरकार मुकदमा हार गई। बोला कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। जजमेंट दिया गया, दूसरा झटका फिर मिल गया। तीसरे झटका का मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। गोलकनाथ, केरल में एक जगह है, केरल में दोस्तों एक जगह है इडनी, एक जगह है इडनी, इडनी। यहां पर एक मठ था। क्या था? मठ। उस मठ के मठाधीश हुआ करते थे केशवानंद भारती। मठ के मठाधीश का नाम था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। तो सरकार ने, नो प्रॉब्लम, टाइम तो बढ़ेगा ही जब ये वीडियो लेंदी होगी। टेक्निकल टीम हमारे इशारा कर रही है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, निद्रा आ जाएगी बच्चों को, लेकिन नहीं, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक उसका फ़ायदा क्या है। जिस टॉपिक पे बात करते हैं तो थोड़ा संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करेंगे। केरल में एक इडनी जगह थी, वहाँ एक मठ हुआ करता था। उस मठ की बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत ज़मीन थी। फिर इंदिरा गांधी ने, उस समय भी इंदिरा गांधी का बहुत लंबा समय रहा है, प्रधानमंत्री 17 साल तक लगातार रही हैं। तो इंदिरा गांधी ने फिर एक कानून बनाया और केशवानंद भारती ने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कहा कि हमारी जगह नहीं है, ये तो मठ की जगह है और ये मठ की जगह के लिए सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है और ये गलत है। तो केशवानंद भारती की तरफ से इस समय जैसे अपने यहाँ महंगे जज हुआ कर वकील होते हैं, जेठमलानी जैसे, पी चिदम्बरम जैसे, नानकी पालकी वाला
नान की पालकी वाला एक वकील साहब हुआ करते थे, उनने केशवानंद भारती की पैरवी की और केशवानंद भारती का केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच बैठी और केशवानंद भारती इस मुकदमे को जीते और सरकार को तीसरा झटका फिर लग गया। इंदिरा गांधी सरकार को तीसरा झटका लगा, सरकार मुकदमा हार गई और ये कहा गया इस तरह से कोई किसी की संपत्ति पे अधिकार नहीं कर सकता है। ये है केशवानंद भारती। तो जो संविधान संशोधन हुए 24वां, 25वां, 26वां, 29वां, इसका सबका श्रेय इन्हीं को जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य यही मामला है जिस पर आज संक्षेप में हमने चर्चा की। केशवानंद भारती क्या थे? केशवानंद भारती एक मठाधीश थे। अपने यहाँ जिस प्रकार से मठ के पुजारी होते हैं, संत होते हैं, दक्षिण में इसी प्रकार से मठाधीश होते हैं। मठ की जो मठ में रहने वाले होते हैं वो मठाधीश होते हैं। इसी प्रकार इस जगह का नाम क्या था? इडनी था। कितने जजों ने निर्णय दिया? 13 जजों ने निर्णय दिया। पश्चिमी जज कितने थे? 7 पश्चिमी थे। विपश्चिमी जज कितने थे? 6 थे। सरकार फिर मुकदमा हार गई। 7 जजों ने केशवानंद भारती का पक्ष रखा और कहा कि इस तरह का कानून बनाना व्यर्थ है। दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पर यहीं पर टॉपिक को स्टॉप करूंगा क्योंकि आप लोगों को नींद आ जाएगी। बड़ा टॉपिक बनाएंगे तो इसमें जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं चाहता हूं, और जो यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटी की डीपली गहराइयों से पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। यदि